हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BHIC 134। इसका यूनिट नंबर है हमारा 12। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं सांप्रदायिकता की उत्पत्ति और विकास के ऊपर में और भारत का विभाजन। यहाँ पर देखिए आपका यूनिट नंबर 11 तक पूरा हो चुका है और यूनिट नंबर जो 12 है इस वाली वीडियो में पूरा हो जाएगा। परिचय के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, देश के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जनता में एकता बनाए रखना। ठीक है, ये किसी भी देश के लिए सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है कि उसके देश में जो जनता हो उसकी उनके बीच में एकता बनी हुई हो। ठीक है, जिससे क्या हो कि आंतरिक लड़ाई झगड़े जो है वो उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर देखिए, सांप्रदायिकीकरण के कारण भारतीय जनता प्लस में समाज और राजनीति के सामने भयंकर चुनौती जो है यहाँ पर पैदा हो गई। ठीक है, अब धार्मिक आधार पर लोगों के बीच में क्या हुआ, दरार उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो लोग हैं वो क्या है आपस में मतभेद रखने लग गए। आपस में क्या है हिंसा की भावना जो है उनके अंदर उत्पन्न हो गई। दोनों के बीच में क्या है, दरार उत्पन्न हो गया। 1940 का दशक जो सांप्रदायिकता का सबसे संकटकालीन चरण था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना है सांप्रदायिकता मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो 1940 का जो दशक था वो सबसे संकटकालीन माना जाता है, क्योंकि ठीक है सांप्रदायिकता के कारण इसी काल में पाकिस्तान की भी मांग सामने आई थी। प्लस में 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान का निर्माण भी हो गया था। तो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो समझना हमारे सामने है कि सांप्रदायिकता क्या होती है। ठीक है, इसे समझते हैं। तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है दोस्तों वह विचारधारा जिसमें व्यक्ति क्या है अपने धर्म को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है। मान के चलते हैं कोई ए धर्म वाला क्या है व्यक्ति है, तो उसको सबसे बड़ा जो धर्म लगेगा वो लगेगा कि उसको लगेगा कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो धर्म हमारा ही है। ठीक है, तो उसे समझता है। प्लस में दूसरे धर्म को अपने से कम समझता है। मान के चलिए कोई जो धर्म है वो है बी। ठीक है, तो ये जो ए वाला है ये हमेशा बी धर्म को कम समझेगा, छोटा समझेगा अपने से। प्लस में क्या है उसके अंदर अपने धर्म के प्रति कट्टरता का भाव होगा, यानी कि वो अपने धर्म की बुराई नहीं सुनेगा। ठीक है, और इस प्रकार की भावना होगी उसके अंदर। प्लस में अपने धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा मानना ही सांप्रदायिकता है। ए धर्म वाला है तो वो अपने धर्म को बी से ऊंचा मानेगा। ठीक है, और अगर बी धर्म वाला है तो वो ए धर्म को ठीक है छोटा मानेगा और बी को बड़ा मानेगा। ठीक है, तो ऐसी विचारधारा जो होती है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। और ये सांप्रदायिकता ही के कारण क्या होता है, धार्मिक तौर पर लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, धर्म से रिलेटेड एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से यहाँ पर भावना रखते हैं। यहाँ पर देखिए सामाजिक एवं आर्थिक कारण, भारत में बिछड़ेपन तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं के कारण ही क्या हुआ, अंग्रेजों को सांप्रदायिकता को उभारने में पूरा अवसर मिला। ठीक है, तो अंग्रेजों के कारण ही ये जो सांप्रदायिकता की भावना है ये पैदा हुई, ये उभरी। ऐसा क्यों किया अंग्रेजों ने, ठीक है, वो हम यहाँ पर आगे समझेंगे। इन्हीं सभी कारण से सांप्रदायिकता की जो विचारधारा है उसने अपनी जड़ें को मजबूत किया। ठीक है, और उसे अच्छा अवसर मिला था अपनी जड़ें को मजबूत करने के लिए। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश नीति की भूमिका, ब्रिटिश की क्या भूमिका नीति थी ये सभी समझेंगे। देखिए हुआ क्या था, सांप्रदायिकता के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का काफ़ी ज़्यादा हाथ है सांप्रदायिकता को पैदा करने में, क्योंकि 1947 के दंगे, 1947 में जो दंगे हुए थे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है बंटवारे के समय में, तो ये सभी दंगे भारत का जो विभाजन हुआ और अंग्रेजी सरकार का इसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ था। ठीक है, इन्हीं सब के कारण ये सारी चीज़ें हुई। ऐसा क्यों किया ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि आपको याद होगा 1857 का जो विद्रोह था जिसमें हिंदू और मुस्लिम क्या है साथ साथ लड़ रहे थे, तो उसमें अंग्रेज़ों की बहुत बुरी तरीके से उनकी स्थिति हो गई थी। अंग्रेज़ों की लगभग हार निश्चित थी और अंग्रेज़ों की नींव हिल गई थी। ठीक है, तो 1857 के बाद क्या हुआ, यहाँ पर नीतियों में अंग्रेज़ों ने परिवर्तन किया।
वो समझ गए थे कि यहाँ पर क्या है, अगर हिंदू मुस्लिम साथ आ जाते हैं या सभी धर्म के लोग क्या है साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी अंग्रेज़ों की। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सभी धर्मों को साथ नहीं आने दिया और इस तरीके की चीज़ें हैं इसको उभारा। तो अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों को बदला। ठीक है, इन सभी चीज़ों का परिणाम ये हुआ, नीतियाँ बदलने और इन सभी चीज़ों का, कि सांप्रदायिकता के रूप में ये सारी चीज़ें सामने आ गई। सांप्रदायिकता के विचारधारा को बढ़ावा दिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ, भारतीयों में कभी भी एकता नहीं आ पाई दोबारा से। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं, प्लस में क्या है दूसरे धर्मों को नीचा मानने का विचार रखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हुई ये सांप्रदायिकता के कारण हुई, और इसको जो उभारने का काम किया ये अंग्रेज़ों ने किया था। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की कमजोरियाँ। अब ये जो सांप्रदायिकता उभर रही थी इसको दबाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आंदोलन की ज़रूरत थी, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत थी। ठीक है, कांग्रेस को यहाँ पर भूमिका निभाने की ज़रूरत थी महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ उनसे हो गई गलतियाँ और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए। यहाँ पर समझिए, सांप्रदायिकता के विकास को एक अखिल राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा ही रोका जा सकता था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें पूरी तरीके से असफल रही, वो इस चीज़ को रोक नहीं पाई। कांग्रेस सांप्रदायिकता के स्वरूप को पूरी तरीके से समझ नहीं पाई कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, जिसके कारण से वह इससे लड़ने के लिए और सांप्रदायिकता को थोड़ा कम करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीति को तैयार नहीं कर पाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बंगाल का विभाजन और मुस्लिम लीग का गठन। इसमें क्या हुआ, बंगाल का विभाजन और मुस्लिम लीग का गठन पढ़ेंगे हम। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, हमने पढ़ी थी ये बात, जिसकी वजह से क्या हुआ था, अंग्रेजी सरकार को लाभ हुआ था राजनीतिक तौर पर, क्योंकि बंगाल में क्या हुआ, हिंदू बाहुल्य प्लस में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को बांट दिया गया था। जिस साइड हिंदू ज़्यादा थे उस क्षेत्र को अलग बांट दिया था, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे उस क्षेत्र को अलग बांट दिया था। तो इस कारण से बंगाल में राष्ट्रवाद कमज़ोर हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, राष्ट्रवाद की भावना कब पैदा होती है, राष्ट्रवाद की भावना तब पैदा होती है जब सभी धर्म के लोग आपस में एक साथ अपने देश से प्रेम करते हैं और अपने देश के प्रति वफादारी की भावना रखते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं हम। तभी क्या है, राष्ट्रवाद पैदा होता है। लेकिन अगर सभी धर्म के लोग आपस में ही एक दूसरे से सहमति नहीं रखेंगे तो वहाँ पर क्या है, राष्ट्रवाद का उदय नहीं होगा, इसे समझिए। 1906 के अंत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हो गया। ठीक है, 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हो गया, और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुसलमान नौजवानों को कांग्रेस की ओर ना जाने से, ठीक है, उनको मतलब कि कांग्रेस की ओर जाने से रोकना। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ पर वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं और कांग्रेस से मिलते तो यहाँ पर थोड़ी यूनिटी की बात आती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनको दूर रखा गया। इस लीग का यही जो है उद्देश्य था, जिससे वह कभी भी राष्ट्रवादी मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पाए और कभी भी वैसी राष्ट्रवादी भावना जो है हमारे अंदर नहीं आ पाई जैसे कि आनी चाहिए थी। यहाँ समझिए, यहाँ हम समझते हैं नेहरू की रिपोर्ट। ठीक है, कि नेहरू की रिपोर्ट में क्या सारी जो बातें हैं वो थी। देखिए, हुआ क्या था, साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ साथ, जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी तो उसी समय भारत सरकार के जो सचिव थे उन्होंने भारतीय नेताओं को एक कार्य सौंपा था। ठीक है, और वो कार्य क्या था, वो था संविधान को तैयार करना। उन्होंने कहा था अलग अलग दलों से और सांप्रदायों से उन सभी की सहमति लेकर तुम एक संविधान का निर्माण करो। ठीक है, तो उससे क्या होता, उसके बाद इंग्लैंड सरकार उस पर गंभीरता से विचार करती और भारतीय नेताओं को ये काम सौंपा गया था, तो भारतीय नेताओं ने उस काम को स्वीकार किया। ठीक है, और साथ मिलकर संविधान का एक प्रारूप भी उन्होंने क्या किया, तैयार कर लिया। अब ये जो काम हुआ था, ये काम हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, लेकिन एक समिति का गठन किया जिसका काम था, एक समिति का गठन किया इन्होंने
जिसका काम था संविधान का एक प्रारूप तैयार करना। इस समिति के जो सचिव थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसके अंदर 9 सदस्य थे, अन्य 9 सदस्य थे, जिसमें से एक सुभाष चंद्र बोस भी थे, जिन्हें आप जानते भी होंगे। और समिति ने अपनी रिपोर्ट 28-29 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की, जिसमें नेहरू रिपोर्ट, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट किसे कहा जाता है और कैसे जो है ये सारी चीज़ें हुई। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश नीति का अंतिम चरण और विभाजन। अंग्रेजों ने मुस्लिम सांप्रदायवादियों को, जो भी अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी संगठन था इनका, उसको आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर सहायता प्रदान की, ठीक है। अब इन्होंने सहायता प्रदान की तो क्या हुआ, उन्होंने प्लस में वहाँ पर भड़काने का भी कार्य किया। मुस्लिम सांप्रदायिकता को इन्होंने पूरा भड़काने की कोशिश की, किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है। अब ये वहाँ पर उधर उसको उधर भड़का के रखेंगे और इधर दूसरी बातचीत होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब आपस में कभी भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय नहीं होने दिया अंग्रेजों ने। कांग्रेस ने विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने की मांग की। कांग्रेस ने ये बोला कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो, ठीक है, विश्व युद्ध के बाद। लेकिन जवाब में अंग्रेजों ने क्या कहा, मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मांग करने के लिए प्रोत्साहन किया। अब मुस्लिम लीग को इन्होंने कहा कि तुम क्या है, तुम एक अलग पाकिस्तान की मांग करो। इस चीज़ के लिए उसको समझाया, उनको सपोर्ट किया, ये सारी बातें बताई। कांग्रेस चाहती थी कि युद्ध से पहले सत्ता हिंदुस्तानियों के हाथ में दे दी जाए। कांग्रेस का ये मन में विचार था कि युद्ध से पहले क्या हिंदुस्तानियों के हाथ में सत्ता दे देनी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि, लेकिन अंग्रेज का यहाँ पर जो काम था वो क्या था, फूट डालना था। आप समझ रहे हो, यहाँ पर अंग्रेज फूट डालने की कोशिश में थे। इसलिए अंग्रेज ये चाहते थे कि पहले हिंदू और मुस्लिम का हस्तांतरण हो जाए, इस बात पे क्या है सब लोग सहमत हो जाए, तभी जो बात है वो आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है इस मोड पर यहाँ पर जो है खराब हो गई थी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, आगे यहाँ पर क्या है, हम सभी को ज्ञात है कि आगे क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो दंगे हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, जिससे क्या है भारत में जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये सारी जो चीज़ें हुई थी, सांप्रदायिक नरसंहार इसे समझते हैं यहाँ पर। सीधी कार्रवाई दिवस को, यानी कि 16 अगस्त 1946 को सांप्रदायिक दंगे जो है वो भड़क गए थे, ठीक है। दंगे हो गए थे बहुत ज़्यादा, और पूरे देश में अगर हम बात करें तो ये जो चीज़ थी ये पूरे देश में हो गई थी। लेकिन अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो मुंबई, पूर्वी बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब में ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा फैल गई थी। 3 दिन के अंदर 4000 लोग मारे जा चुके थे, प्लस में 10,000 से ज़्यादा लोग क्या थे, घायल हो चुके थे। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि पूरे 1947 से 48 की शुरू में सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो निरंतर चलते जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जिसमें क्या है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे, महिलाओं का अपहरण हो रहा था एवं उनका बलात्कार किया जा रहा था। प्लस में क्या है, निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान वहाँ पे किया जा रहा था। जो लोग थे वो दंगे कर रहे थे, जो संपत्तियां हैं उनको तोड़ी जा रही थी, लूटी जा रही थी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हुआ जा रहा था, ठीक है। धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने की बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी। धार्मिक स्थलों को जो है तोड़ा जा रहा था, उन्हें अपवित्र किया जा रहा था, ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं हैं उस समय में सामने आई थी। लाखों लोग इस दंगे के कारण शरणार्थी बन गए थे, ठीक है। शरणार्थी का मतलब होता है कि अपनी जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हो गए थे, ठीक है। रेफ्यूजीज जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो यहाँ पर कुछ स्थानों जैसे कि पंजाब में अत्यधिक पैमाने पर जनसंख्या विस्थापित हुई थी। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग हैं इधर से उधर और इधर से उधर जो है आए थे, विस्थापित हुए थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब हुई थी सांप्रदायिकता के कारण। तो यहाँ पर ठीक है दोस्तों, आपका यूनिट ख़त्म हो चुका है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो। 9000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
प्लस में अगर आपको कुछ पूछना तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर DM करके आप जो है डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। यही सारी जो है बातें थी। ये यूनिट जो है आपका ख़त्म हो चुका है और अब आपका जो बच चुका है वो है लास्ट यूनिट। तो जो है आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। वीडियो पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ जिनके साथ भी आप पढ़ाई करते हो। प्लस में सब्सक्राइब कर दो हमारे इस चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली यूनिट में।